सीपीसी यानी कि सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल 1 यानी कि ऑर्डर 1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा ऑर्डर 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वाद की विरचना यानी कि फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात की गई है। ठीक है, तो रूल 1 स्टार्ट करते हैं। वाद की विरचना यानी कि फ्रेमिंग ऑफ सूट यानी कि जब भी आप कोई सूट फ्रेम करोगे, सूट को तैयार करोगे, तो उसको कैसे उसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, उसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वाद की विरचना करते समय, ठीक है, जब भी आप कोई भी सूट को फ्रेम करोगे तो यथासाध्य ऐसे किया जाएगा कि विवादगत विषयों पर, जिन पर आपका विवाद है, उस पर अंतिम निर्णय करने के लिए ग्राउंड पैदा हो जाएं। ठीक, आगे चलते हैं। और ऐसा संपर्क अतिरिक्त मुकदमेबाजी का निवारण भी हो जाए। क्या मतलब है और समझते हैं इजी लैंग्वेज। अपन कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ सूट यानी कि हर मुकदमे को इस तरह से फ्रेम करना है आपको। जब भी कोई सूट फ्रेम किया जाएगा तो इस तरह से फ्रेम करना है कि वो जो विवादित विषय हैं आपके, यानी कि जो जिस मैटर के ऊपर आपका विवाद है केस में, वो विवादित विषय पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक ग्राउंड बन जाए। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मैटर में हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको उस मैटर में लिखना होगा जो आप सूट फ्रेम करोगे तब। ठीक है, ताकि उस पर एक जजमेंट, क्लियरली एक जजमेंट आ सके। और क्या है साथ में, और उन विषयों पर आगे कोई मुकदमा ना हो पाए। बाई चांस अगर कोई पॉइंट छूट गया, ठीक है, आपने सारा सूट अच्छे से फ्रेम किया लेकिन कोई पॉइंट छूट गया आपका, और फिर आप उसी छूटे हुए पॉइंट के लिए आगे जाओगे, सूट फाइल करोगे दूसरा, तो वो रूल सेकंड है, उसमें क्लियरली मना किया है कि भाई अगर एक बार वो मैटर छूट गया तो अब तुम दूसरा सूट फाइल करोगे तो वो छूटे हुआ भाग, उसके लिए तुम फिर ग्राउंड नहीं बनता है आपके पास फाइल। इसलिए पहले ही कह दिया है कि जितने भी विषय आपको छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करना होगा ताकि भविष्य में कोई दूसरा मुकदमा लाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको और आसानी भाषा में समझते हैं कि मुकदमे को इस प्रकार से फ्रेम किया जाना चाहिए कि न्यायालय उन सभी पूर्व को फैसला कर सके। यानी कि जो भी आपने फ्रेम किया उन सभी पर फैसला करने में उसको आसानी हो कोर्ट को, ताकि उसी मुद्दे पर, यानी कि जो मैटर था उसी मुद्दे पर भविष्य में कोई मुकदमा दायर करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, जो मैटर है इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना है और प्रभावी बनाना है, ताकि विवादित मामले पर पूर्ण रूप से और अंतिम समाधान मिल सके। ये हमारा रूल 1 क्लियर कहता है कि जो भी आप सूट फ्रेम करोगे उसमें सभी चीज़ें, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें होंगी, आपको सूट फ्रेम करते टाइम उसमें डालनी होंगी। अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट जाती है तो भविष्य में उस छूटी हुई चीज़ के लिए आप मुकदमा दायर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जितने भी हैं मैटर से रिलेटेड, वो आपको एक ही मैटर में डालनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर किया गया है ताकि भविष्य में कोई दूसरा मुकदमा, एक मैटर आपने सोचा कि आज इस पे लड़ देते हैं, दूसरा केस करेंगे तब उसमें दूसरा डाल देंगे, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड ही हैं दोनों के, तो उस केसेस में आपको एक ही कॉज ऑफ एक्शन में साथ में एक ही सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। ये सीधा सीधा कहता है कि जो मैटर है आपका, एक ही मैटर में सब कुछ लेके आ जाओ ताकि भविष्य में उसी मैटर से रिलेटेड दूसरा सूट फाइल करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो ये कहता है क्योंकि भाई बर्डन बहुत है कोर्ट के ऊपर केसेस के, तुम वही पहले भी छोड़ के भाग ले रहे हो। जितने भी मैटर हैं एक क्लियर डालो, सूट फाइल करो, ख़त्म करो। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किसी संपत्ति का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो मुकदमे का ढांचा ऐसा होना चाहिए, यानी कि जब भी सूट फ्रेम करोगे उसको इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी संबंधित मुद्दे को निपटारा हो जाए। जितने भी रिलेटेड आपने जो इशू उठाए हैं वो सभी इशुओं पर बात हो पाए, ताकि एक ही मुकदमे में आगे कोई और मुकदमा ना हो पाए। समझ में आ गया। जितने भी इशू हैं आपके 2-3, सभी जितने भी आपको डर है सभी एक ही सूट में फ्रेम कर देना, ताकि उन्हें एक छूटे, बाई चांस कोई इशू छूट गया, मैटर आपका वही है, तो उस मुकदमे के लिए आप भविष्य में दोबारा मुकदमा दायर आपको ना करना पड़े। तो इसके ऊपर ये क्लियर कहता है कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो ये वैसे छोटा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, इतना सा। ठीक है, ऑर्डर 2 का रूल 2 समझने वाले हैं। यानी कि ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का ये हमारा रूल 1 कंप्लीट हो गया था, रूल 2 स्टार्ट होने वाला है। रूल 2 बहुत ज़्यादा मस्त है भाई, पढ़ना एक बार ज़रूर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। शुरू करते हैं। रूल 2 कहता है वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा आएगा। यानी कि जब भी आप सूट फाइल करोगे तो उसमें आपके पास जितने भी क्लेम होते हैं, एक कॉज ऑफ एक्शन के पास जितने भी आपके पास क्लेम है, वो आप उसके अंतर्गत संपूर्ण क्लेम डालोगे एक सूट फाइल में। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये तो आप अपने बैरक से मिलाते चलना, मैं यहाँ से पढ़ाते चलता हूँ अपनी लैंग्वेज में।
ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिलेगा आपको। शुरू ऑर्डर वन सॉरी रूल 2, ऑर्डर 2 का रूल 2 है जो कहता है बाद में संपूर्ण दावा होगा। समझते हैं क्या है। हर मुकदमे में पूरा दावा, यानी कि हर मुकदमा होगा उसमें वह पूरा क्लेम शामिल होगा, यानी कि जो आपने सूट फाइल किया उसमें जितने भी आपके पास क्लेम हैं वो सभी क्लेम एक ही सूट में होंगे। वादी और किसी कारण कॉज ऑफ एक्शन के कर सकता था, यानी कि एक कॉज ऑफ एक्शन के पास आपके पास जितने भी क्लेम वो वस्ती क्लेम होते हैं वो आप एक ही सूट में डाल दीजिएगा जितने भी आपके पास क्लेम है। ठीक है, आगे समझते हैं कि हालांकि वादी किसी हिस्से को छोड़ सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है अपने जो उसके पास 2-3 क्लेम थे, एक सूट के ऊपर 2-3 क्लेम है, ठीक है, वो चाहे तो एक को छोड़ दे, 2 को छोड़ दे, जितने छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। लेकिन कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में एक कॉज ऑफ एक्शन पे आपके पास जितने भी क्लेम बनते हैं वो आप उसमें एक ही सूट में डाल देना। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। आगे कहता है रिलिंक्विश कर सकता है ताकि वह मुकदमा किसी विशेष न्यायालय की अधिकारता में आ सके। इसको समझो, हालांकि वादी किसी हिस्से का दावा छोड़ सकता है, उसके पास कई क्लेम थे, क्लेम में से एक क्लेम या फिर 2 क्लेम छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। क्यों छोड़ेगा? वह मुकदमा किसी विशेष न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र में आ जाए इसलिए वो छोड़ना चाहता है। क्या है मैटर समझो कि राम श्याम के ऊपर इसके पास एक क्लेम है 1.5 लाख रुपए का, इससे वसूल कर सकता है श्याम से राम, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का क्लेम है। लेकिन वह ऐसी अदालत में मुकदमा करना चाहता है जिसकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है वो 1 लाख रुपए की है, यानी कि कोर्ट के पास जो अधिकारता है वो सिर्फ 1 लाख की है, वो उसका क्लेम कितने का 1.5 लाख का है, तो कोर्ट सुन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, राम 50,000 रुपये को रिलिंक्विश कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, ठीक है। अब उसकी 1 लाख रुपये की राशि बचती है तो के लिए वो मुकदमा कर सकता है उस कोर्ट में, क्योंकि उस कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन थी वो 1 लाख रुपये की थी। तो आगे क्या है कि राम छोड़े गए भाग के लिए दोबारा मुकदमा नहीं कर पाएगा, यानी कि उसने जो अपना पार्ट रिलिंक्विश किया है 50,000 रुपये का उसके ऊपर अब वो दोबारा क्लेम नहीं कर पाएगा, सूट फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये था हमारा रूल 2 का सब रूल 1। ठीक है, अब सेकंड कहता है सब रूल क्या कहता है, दावे का कुछ हिस्सा छोड़ने पर, हमने क्या किया था, छोड़ दिया था 50,000 रुपये का। अब आगे क्या कहता है, अगर वादी जानबूझकर करता है या फिर अनजाने में छूट जाता है, यानी कि जो उससे रिलिंक्विश किया है वो या तो जानबूझकर किया हो या फिर उसे अनजाने में छूट जाता है, भूल जाता है बाई चांस, तो मैं अपने दावे का कोई हिस्सा मुकदमे में शामिल नहीं करता है या छोड़ देता है तो वह बाद में उस छोड़े गए हिस्से के लिए मुकदमा नहीं कर सकेगा। जो आपने रिलिंक्विश कर दिया या फिर छोड़ दिया है तो छोड़े गए भाग के लिए आप बाद में सूट फाइल नहीं कर पाओगे। क्लियर सा याद रखना कि आपको इसलिए बोल रहा है वो कि बाद में संपूर्ण दावा होगा, यानी कि जो सूट फाइल करोगे आप उसमें संपूर्ण जितने भी क्लेम आपके पास हैं वो एक ही सूट में फाइल कर देना। अगर छोड़ गया तो भाई उसमें तो वापस दोबारा कोई सूट फाइल नहीं कर पाओगे छोड़े गए भाग के लिए। इसलिए 2 क्लियर कहता है। थर्ड कहता है कि एक से अधिक राहत के लिए मुकदमा ना करने पर, आपके पास क्या है, एक से अधिक राहत है, यानी कि रिलीफ एक से ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को कॉज ऑफ एक्शन, एक ही कॉज ऑफ एक्शन में कई प्रकार की राहतें हैं, रिलीफ हैं, तो वह उन सभी राहतों के लिए मुकदमा कर सकता है। लेकिन क्या है, अगर वह न्यायालय की अनुमति से कुछ राहतों के लिए मुकदमा नहीं करता है, यानी कि न्यायालय से पूछ लेता है कि मैं कुछ पार्ट छोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बाद में वह ऐसी छोड़ी गई राहतों के लिए मुकदमा नहीं कर पाएगा। क्या है मैटर समझे दोबारा। अगर किसी व्यक्ति को एक ही कॉज ऑफ एक्शन से कई प्रकार की राहतें मिल सकती हैं तो वह उन सभी राहतों के लिए मुकदमा कर सकता है। लेकिन अगर वह बिना न्यायालय की अनुमति के ऐसी राहतों को बिना न्यायालय की अनुमति के कुछ राहतों के लिए मुकदमा नहीं करता है, यानी कि बिना पूछे अगर वो नहीं करता है तो वह बाद में छोड़ी गई राहतों के लिए मुकदमा नहीं कर पाएगा। अगर पूछ लेता है, परमिशन ले लेता है कोर्ट की, तो बाद में वो कर सकता है। अब ये क्या मैटर है समझते हैं इसका एग्जाम्पल ये है कि राम ने क्या है, राम ने किया श्याम के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया, तो उसके पास राहत के विकल्प हैं। राम के पास ऑप्शन है कि वो या तो डैमेज क्लेम कर ले श्याम से, या फिर सेकंड है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ले कॉन्ट्रैक्ट की। 2 उसके पास ऑप्शन है राम के पास। अगर राम ने केवल डैमेज मुकदमा किया, डैमेज प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, सिर्फ डैमेज के लिए उसने क्लेम किया, तो परफॉर्मेंस की मांग नहीं की है, तो वह बाद में परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। समझ में आया कि अगर तुमने एक भाग क्लेम कर लिया, दूसरा भाग क्लेम नहीं किया,
तो बाद में परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा नहीं कर सकता अगर न्यायालय की अनुमति दे दी। अगर न्यायालय से अनुमति तुमने पहले ही ले ली थी तो भविष्य में ऐसा मुकदमा तुम कर सकते हो। तो बस इतना याद रखिएगा। सब रूल थर्ड कहता है कि एक से ज़्यादा आपके पास रिलीफ है तो उस केसेस में आप बिना पूछे अगर कोई एक रिलीफ छोड़ देते हो तो उस पर आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर पाओगे, और लेकिन अगर पूछ के करते हो तो उस केसेस में कर सकते हो। ठीक है, 3 क्लियर होता है। अब एक्सप्लेनेशन अपन बहुत डीपली समझेंगे। क्या कहना चाहता है कि एक दायित्व है, एक ऑब्लिगेशन, और उसे पूरा करने के लिए सहायक कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई हैं तथा उसी दायित्व से उत्पन्न होने वाले क्रमिक दावे सक्सेसिव क्लेम्स एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे माने जाएंगे। क्या कहने की कोशिश करते हैं, इसको समझाते हैं तरीके से। ये हमारा एक्सप्लेनेशन समझ लिया आपने। एक्सप्लेनेशन अब इसको समझो। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर किसी व्यक्ति के पास किसी दायित्व, जैसे कि कोई कर्ज लिया है, कर्ज चुकाने का कोई दायित्व तो उसके पास ऑब्लिगेशन है, को पूरा करने के लिए उसने एक गारंटी के तौर पर कोई गिरवी रखा था, जैसे कुछ सामान गिरवी रखा है, तो वह दायित्व और गारंटी को अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन में नहीं माना जाएगा। यानी कि जो गारंटी है, गारंटी की चीज़ है, और जो आपने उधार दिया है, उधार की जो गारंटी आपके उधार जो लिया है, वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन के अंतर्गत माने जाएंगे। सेकंड समझो कि यदि इसी प्रकार से यदि एक ही दायित्व से समय समय पर नए दावे, जैसे कोई ब्याज हो गया, कोई किस्त हो गई, उत्पन्न होते हैं तो वे सभी एक ही कॉज ऑफ एक्शन का हिस्सा माने जाएंगे। अब भी नहीं क्लियर होगा, इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि राम ने क्या किया, श्याम को 50,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, श्याम ने न केवल पैसे उधार लौटाने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं लौटा दूंगा, बल्कि उसने क्या किया, अपनी घड़ी भी गिरवी रख दी थी। ठीक है, अब क्या है, पहला सूट फाइल होता है जिसमें बात की गई है कि राम ने केवल पैसे के लिए मुकदमा दायर किया लेकिन घड़ी के लिए गिरवी रखी गई दावा नहीं किया। उसने सिर्फ क्या है, उसने सिर्फ कर्जा मांगा है, क्लेम किया है अपना, और उसकी घड़ी जो उसने गिरवी रखी थी संपत्ति, उसके लिए क्लेम नहीं किया है। सेकंड सूट फिर क्या है, सेकंड सूट क्या कहता है कि बाद में वह राम घड़ी के लिए गिरवी रखी गई के लिए मुकदमा दायर करना चाहता है। यानी कि तुम पहले पैसे क्लेम कर रहे थे, दूसरी बार तुमने क्या है, घड़ी क्लेम की है सेकंड सूट में। अब यहाँ पे क्या है मैटर समझो कि राम को पहले मुकदमे में ही अपने सारे दावे 50,000 रुपये और घड़ी गिरवी राशि शामिल करनी चाहिए थी। यानी कि आपके पास एक ही कॉज ऑफ एक्शन में 2 चीज़ें थी, तो आपको दोनों ही चीज़ें क्लेम करनी थी, 50,000 रुपये और घड़ी। ठीक है, और अगर उसने घड़ी की गिरवी राशि का दावा नहीं किया था तो वह अब मुकदमा नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले ही सब रूल कह रहा था कि जो रूल 2 है हमारा, वो क्लियरली यही कहता है, राम को पहले मुकदमे में सारे 50,000 रुपये और गिरवी की रखी गई राशि को शामिल करना चाहिए था। अगर उसने कोई चीज़ छोड़ दी है तो बाद में उसी छोड़ी गई चीज़ के लिए मुकदमा दायर नहीं कर पाएगा। और सिंपल लैंग्वेज और समझो तो एक ही दायित्व, उधार चुकाना और उसके साथ में ज़मीन गिरवी रखना, एक ही मुकदमे में होना चाहिए। अगर राम ऐसी नहीं करता है तो छोड़े गए हिस्से ज़मीन पर तुम दोबारा मुकदमा नहीं कर पाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है। अब है आसान भाषा में, ये तो हो ही गया क्लियर हमारा, पूरा समझो क्या है। मुकदमा करते समय वादी ने अपने पूरे दावे को एक ही मुकदमे में शामिल करना होता है। यदि वादी जानबूझ के या अनजाने में अपने किसी हिस्से को छोड़ने में मुकदमा शामिल नहीं करता है तो वह बाद में छोड़े गए भाग के लिए मुकदमा नहीं कर सकेगा। ठीक है, सिंपल सी है। जब भी आपको उसको रिवीजन करना हो तो ये रेड वाले कलर से पढ़ लीजिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर वह किसी व्यक्ति को कारण से कई प्रकार की राहतें मिलती हैं तो वह उसे उन सभी राहतों के लिए मुकदमा करना होगा, अन्यथा बाद में वह छोड़ी गई चीज़ के लिए मुकदमा नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति के साथ साथ किराया भी है और वो केवल संपत्ति के लिए मुकदमा करना चाहता है तो किराए की राहत के लिए जो शामिल नहीं करता है, यानी किराया वसूलना नहीं, उसमें क्लेम नहीं करता है अपने सूट में, तो बाद में वह किराए के लिए विवाद की मुकदमा नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने इसे पहले ही छोड़ दिया था। तो जब भी सूट फाइल करोगे उसमें याद रखना है जितने भी आपके पास क्लेम मिल रहे हैं वो एक ही सूट में फाइल करके डाल दीजिएगा। अगर कोई छूट जाता है, छोड़ते भी हो तो न्यायालय के परमिशन से छोड़ना, और अगर छूट जाता है तो बाद में उस छोड़ी गई चीज़ के लिए तुम नया एक सूट फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये था रूल 2, ऑर्डर 2 का रूल 2। तो भाई समझ में आया हो, पल्ले पड़ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल हमारा ये 3 है। ठीक है, तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने वेरिएक्ट से मिलाते हुए चलना, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ाने से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रूल 3 कहता है कि वाद हेतुओं का ज्वाइन किया जाना, यानी कि ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कई कॉज ऑफ एक्शन हैं उनको एक ही सूट में ज्वाइन करने की बात कर रहा है। तो समझते हैं क्या है। 1, ठीक है, एक ही में हमें 2 पैरा मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो हम इसको मैंने दोनों अलग कर दिए। आप इसको पढ़ोगे तो दोनों एक ही उसमें मिल जाएंगे सब रूल में। ठीक है, तो सब रूल 3 का सब रूल 1 कहता है कि एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शनों का ज्वाइन किया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई अन्य प्रोविज़न नहीं है, यानी कि कोई सेपरेट से कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इस नियम के तहत वादी को अनुमति है कि वह उसके पास एक ही प्रतिवादी के अगेंस्ट में विभिन्न प्रकार की शिकायतें रखता है या फिर दावे रखता है, तो वे उन्हें एक ही मुकदमे में दर्ज कर सकता है। क्या मतलब हुआ कि भाई वादी को अनुमति है इस रूल के अधीन, यदि उसके पास एक ही प्रतिवादी के अगेंस्ट में कई प्रकार की शिकायतें, एक प्रतिवादी है, इनके बाद से आपके पास 2-3 कंप्लेन हैं इसके अगेंस्ट फाइल करने के लिए। ठीक है, तो सभी अलग अलग कंप्लेन ना ले जाते हुए वो कह रहा है कि आप सभी दावे जो आपकी सभी कंप्लेन हैं वो एक ही मुकदमे में दर्ज करके सूट लड़ लेना। सबके लिए लड़ोगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप एक ही सूट फाइल करोगे, उसी में सभी कंप्लेंट ज्वाइन कर देना। तो उसी के कॉज ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे बात करता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बाद लाने का अधिकार। आपके अपने किसी दूसरे पार्टी से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह किया, तब तक तो ठीक चल रहा है, तब तक कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है, और जब कोई रूल ब्रेक हो गया या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो सामने वाले के पास आपको सूट फाइल करने का अधिकार जो होता है वही कॉज ऑफ एक्शन होता है। जब आपको लगे कि भाई अब मेरे को सूट फाइल कर देना चाहिए, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है। ठीक है, आपका सेकंड पैरा समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास एक डिफेंडेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपके पास कई सारी शिकायतें हैं, तो आप एक ही सूट में फाइल करके उसको कंप्लेंट को कोर्ट में फाइल कर सकते हो। सेकंड पैरा कहता है इसके अलावा अगर कई वादी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे प्लेंटिफ बहुत सारे हैं और वे सभी किसी एक प्रतिवादी या फिर जो प्लेंटिफ हैं वो 2-3 हैं और वो सूट फाइल कर रहे हैं किसी एक के अगेंस्ट, या फिर एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिवादी या फिर प्रतिवादियों के समूह के बारे में बात करता है के खिलाफ समान शिकायत रखते हैं, यानी कि कई प्रतिवादी हैं डिफेंडेंट के, एक डिफेंडेंट या फिर कई डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सेम कंप्लेन रखते हैं सभी लोग, सभी वादी, और उन्हीं की शिकायतें एक दूसरे से संबंधित भी हैं, यानी कि जितने भी प्लेंटिफ हैं उनकी सभी की कंप्लेंट एक जैसी हैं, ठीक है, समान है या फिर समान नेचर की हैं, तो वे सभी अपनी शिकायतों को एक सूट में जोड़ सकते हैं। यानी कि अलग अलग तुम भी अलग अलग जाओगे, इसलिए एक तुम्हारी कंप्लेंट भी सेम है, तुम डिफेंडेंट भी हमारे सेम है, तो भाई एक ही सूट फाइल करते हैं, उसी में सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं। उसी की बात ये कर रहा है। फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा इसमें अलग अलग है, इसमें एक ही है, ठीक है, तो उसके अंदर में मिलेगा, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया, तो इसको लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कई प्लेंटिफ हैं और डिफेंडेंट भी कई हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, तो उनके अगेंस्ट में आपके पास समान कंप्लेन है, तो आप एक ही सूट में फाइल करके एक सूट को केस को लड़ सकते हो। अब इसका उदाहरण समझो, सिर्फ इस वाले पॉइंट इसके लिए लेना है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि 3 लोग हैं, ABC हैं, प्रॉपर्टी में निवेश किया, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बिल्डर है, जो डिफेंडेंट एक्स है, उसने उस प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं की, उसको डिलीवरी देनी थी इन लोगों को, और उसने डिलीवरी नहीं दी, तो अब ABC को बिल्डर से नुकसान हुआ है। सिंपल सी बात है, यानी कि सबके पास सेम कंप्लेन है, उनकी शिकायतें समान हैं कि भाई डिलीवरी नहीं मिली, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो क्योंकि मुद्दा मकान ना देना और प्रतिवादी बिल्डर एक ही है, सभी के बिल्डर एक ही है, तो यहाँ पे क्या किस बात कर रहा है, तो ABC अपनी शिकायतों को एक ही सूट में जोड़कर बिल्डर एक्स के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी शिकायतें समान नेचर की हैं और उनका प्रतिवादी भी एक ही है, तो आप एक सूट फाइल करो, उसी में सभी को ज्वाइन करके अपने सूट को चला सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पैरा भी क्लियर होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कहता है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यदि कॉज ऑफ एक्शन को एक ही मुकदमे में शामिल किया गया है, कई कॉज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में फाइल कर दिया है, तो ऐसे मुकदमे पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिडिक्शन, कोर्ट की जुरिडिक्शन मामले की विषय वस्तु, यानी कि कई कॉज ऑफ एक्शन जोड़ गए हैं भाई, तो अब इसकी कीमत भी तो बढ़ेगी, मामले की विषय वस्तु पर डिपेंड करेगी, और मूल्य या राशि जो तुम्हारे केस पर डिपेंड करता है, क्या राशि आपको वसूल करनी है सामने वाले से, जो भी है, तो उस पर निर्भर करेगा
जब मुकदमा दायर आपने किया था तब अब मैटर क्या था, कितनी कीमत थी प्रॉपर्टी की, सभी को कॉज ऑफ एक्शन जोड़ने के बाद। अगर वो ज़्यादा निकल रहा है, जैसे 10-10 लाख का सबने सभी लोगों ने एक ही सूट में फाइल कर दिया, तो भाई 1-1 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है, तो वहाँ पे जो जुरिडिक्शन है वो उस हिसाब से तय की जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड भी क्लियर होता है। अब इसको आसान भाषा में कि अगर आपको पूरा मैटर नहीं पढ़ना तो इसको देख के आप रिवीजन भी कर सकते हो। जब भी आप इसको रिवीजन करो तो 1.5x में आप इसको रिवीजन करना। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल पूरे मैटर का क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम को 1 लाख रुपये उधार दिया। किसने दिया है? राम ने दिया है श्याम को 1 लाख रुपये। साथ में श्याम से बोला है कि आप मेरे घर में रह सकते हो, किराए पे भी दिया एक कमरा। और श्याम ने क्या किया? श्याम ने ना तो उधारी की रकम वापस लौटाई है और ना ही उसने जो रेंट दिया है घर में रह रहा था। तो इसके पास, राम के पास 2 कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं कि वो 1 लाख रुपये की वसूली कर सकता है किससे? श्याम से, या फिर किराए का भुगतान ना करने के लिए नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। 2 सूट फाइल करने के बजाय आप एक ही सूट फाइल कर दो, तो दोनों में से एक मुकदमे में शामिल करके तुम एक सूट फाइल करो और दोनों कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ के एक ही सूट फाइल करना और अपने जो भी आपके पास जो रिलीफ होते हैं वो क्लेम कर लेना। इसलिए मल्टीपल सूट्स को रोकने के लिए यहाँ पे क्लियर बात की गई। डिफेंडेंट आपका एक ही हो, कई कॉज ऑफ एक्शन आपके पास एक डिफेंडेंट या फिर सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट बनते हो, तो आप एक सूट में ज्वाइन करके सभी को एक सूट फाइल करके मैटर को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल जो सूट होते हैं कोर्ट में जाने के बजाय कई टाइम लगेगा, क्योंकि 4 सूट चलेगा तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैटर सेम ही है तो भाई तुम एक सूट फाइल करो, उसमें एक तरह से सुनवाई होती रहेगी, डिफेंडेंट भी आपके एक ही हैं, तो क्यों मैटर बढ़ाना है। तो इस वजह से इस रूल 3 कहता है कि आप एक सूट में फाइल कर लो, सारा मैटर है, और उसको क्लियर कर दो। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट रूल में, रूल 4 में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 है और उसका हमारा रूल 4 चल रहा था। ठीक है, रूल 3 तो हम क्लियर कर चुके थे, रूल 4 आज हम क्लियर करने वाले हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्थावर संपत्ति की रिकवरी, यानी कि स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए केवल कुछ दावों का ज्वाइन किया जाना। क्या मतलब हुआ? अब आप अपने बैरक उठा के बैठ जाइए, ये ऑर्डर 2 का रूल 4 निकाल के, मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता हुआ चलूँगा, आप इसको मैच करते चलना। ठीक है, रूल 4 हमारा कहता है कि स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए केवल कुछ दावों का ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कि जब भी आप किसी भी स्थावर संपत्ति की रिकवरी करते हो तो उसमें कुछ क्लेम को आप ज्वाइन कर सकते हो बिना कोर्ट की परमिशन के। और कौन से क्लेम होंगे जिनको आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी? तो समझते हैं भाई मैटर क्या है कि जब तक न्यायालय की अनुमति नहीं होती कोई अन्य कॉज ऑफ एक्शन अचल संपत्ति की वसूली के मुकदमे में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब है? जब भी आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की रिकवरी करते हो, ठीक है, तो उस केसेस में आपको न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत कब होती है? मैटर समझ में आया? मैटर इसमें कहता है कि जब भी आप रिकवरी किसी प्रॉपर्टी की करते हो, तो जब भी रिकवरी की जाएगी तो आप सिवाय निम्न दावों के बाकी सभी में कोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बाकी क्लेम है ये आप बिना किसी कोर्ट की परमिशन के अपनी संपत्ति जो रिकवर आप कर रहे हो उसमें आप इसको इन कॉज ऑफ एक्शन को डाल सकते हो और उसकी क्लेम मांग सकते हो। अलग से कोई सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ये कहता है। अब समझते हैं पहला क्या कह रहा है। उस संपत्ति या उसके किसी भाग, ठीक है, कोई पूरी संपत्ति है या उसके किसी भाग के संबंध में मीन प्रॉफिट हमें मांगना है, तो आप उसी संपत्ति रिकवरी के केस में मीन प्रॉफिट की मांग कर सकते हो, उसी में एक क्लेम डाल सकते हो, दावा कर सकते हो, मीन प्रॉफिट मांग सकते हो। और बकाया किराया, अगर प्रॉपर्टी पर कोई बकाया किराया है तो उसकी भी मांग उसी केसेस में आप कर सकते हो। रिकवरी तो आप कर ही रहे हो प्रॉपर्टी की, साथ में मीन प्रॉफिट भी मांग सकते हो और बकाया रेंट भी उसी क्लेम उसमें डाल दो कि मेरे को ये चीज़ मेरे को और मांग करनी है, रिलीफ में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को आप बिना कोर्ट की परमिशन के लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लेम दिए जाएंगे। लेकिन इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बचे हुए क्लेम है उसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, इतना याद रखना। सेकंड कहता है कि उस संपत्ति या उसके किसी हिस्से, पूरी संपत्ति या उसका कोई पार्ट है, उससे संबंधित किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई क्षतिपूर्ति का क्लेम आपको करना है। और उस प्रॉपर्टी रिकवरी के केसेस में जब जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप उसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उसी सूट में फाइल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, और उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड भी क्लियर होता है, यानी कि उसी प्रॉपर्टी से संबंधित होना चाहिए जिसकी आप रिकवरी कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसमें क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हो। थर्ड कहता है कि
ऐसे दावे जिनमें मांगा गया रिलीफ उसी कॉज ऑफ एक्शन पर आधारित है जिन पर अचल संपत्ति की वसूली का दावा किया जा रहा है। अब इसका एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है तो इससे आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। बी, रेंट ना देने के साथ साथ मकान खाली नहीं कर रहा हो तो यहाँ मकान मालिक रेंट की मांग करेगा, ठीक है, और साथ में उसने क्या है, खाली करने के लिए भी क्लेम कर लिया है, रेंट क्लेम किया क्योंकि रेंट नहीं दे रहा था इसलिए उसने रूम खाली करने के लिए भी उसी में क्लॉज डाल दिया। तो दोनों के लिए मांग कर सकता है क्योंकि मकान का रेंट और खाली करने का जो दावा है समान दावा है, समान कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप एक ही सूट में इन दोनों को डाल सकते हो। इसलिए ये मैंने क्लियर समझ में नहीं आएगा इसलिए एग्जांपल डाल दिया था, ठीक है। समान कॉज ऑफ एक्शन पर आधारित होते हैं तो आप उसी क्लेम में डाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये 1 2 3 क्लियर हो जाते हैं, ये 1 2 3 हमारे हैं, ठीक है। आप अपनी इसको नोट्स बनाओगे तो उसमें लिखते चलना। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहता है, यह नियम किसी पक्ष को संपत्ति के फोरक्लोजर और रिडेम्पशन के मुकदमे में बंधक संपत्ति की मांग करने से नहीं रोकती है। जब भी आप फोरक्लोजर का सूट फाइल करते हो या रिडेम्पशन का सूट फाइल करते हो उस केसेस में आप बंधक संपत्ति की रिकवरी की मांग कर सकते हो। ये सेक्शन रूल आपको रोकता नहीं है ऐसा करने से। और ये पूरा सेक्शन जब आप इसको रिवीजन करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा 1.5x पे आप इसको रिवीजन करें, ठीक है। और भी ज़्यादा जल्दी में हो तो आप इसको रेड लाइन को पढ़ के अपना रूल पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये कंप्लीट होता है समराइज़ करके, यदि आप अचल संपत्ति वसूली के लिए मुकदमा कर रहे हैं तो आप केवल कुछ खास प्रकार के दावों को ही मुकदमे में जोड़ सकते हैं, जैसे कि उन संपत्ति का बकाया किराया हो गया, संपत्ति से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन के मैटर हो गया, या किसी अन्य पर मुकदमा आधारित है, या वही कारण किसी जिस पर मुकदमा आधारित है, ठीक है। अन्य किसी कारण से जोड़ने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोई अन्य मैटर हो गया, इनको छोड़ के कोई अन्य मैटर हो गया, आपको उसमें कोर्ट की परमिशन की लेनी पड़ेगी ऐसा जो क्लेम जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा करता है तो वह उस संपत्ति के बकाया किराए का दावा भी उसी मुकदमे में कर सकता है, सीधी सीधी बात है। लेकिन किसी अन्य विषय का दावा, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा पॉइंट मैच कर रहा था तो हमने उसी में क्लेम कर लिया। लेकिन अगर विषय का दावा, अलग विषय का दावा, जैसे कि कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट का विवाद हो गया, जोड़ने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा मैटर ही अलग हो गया ना भाई। मैटर तुम प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हो लेकिन कोई अन्य प्रकार का सूट उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इनको तो आप बिना कोर्ट की परमिशन के आप उसमें ज्वाइन कर देना सूट में तो वो चलेगा, ठीक है। और बाकी किसी और को जोड़ना तो कोर्ट की परमिशन ले लेना पहले तब उसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये हमारा रूल 4 क्लियर होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल 5 है, ठीक है। रूल 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे तो ये हमारा रूल 5 है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पाया था तो माफ़ी चाहते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं रूल 5 से, ठीक है। सीपीसी का ऑर्डर 2 है हमारा, इतना याद रखिएगा। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट फिर से करते हैं। रूल 5 हमारा कहता है कि आप अपने बैरेक्ट को लेके बैठ जाइएगा और अपनी बैरेक्ट से मिलाते हुए चलिएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। निष्पादक, एग्जीक्यूटर, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर और वारिस आयर्स के द्वारा या फिर उनके अगेंस्ट में जितनी भी दावे होंगे, क्लेम होंगे, उनके बारे में ये बात कर रहा है। किस 3 लोगों की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निष्पादक, एग्जीक्यूटर है, प्रशासक है और वारिस, 3 लोगों की यहाँ पे बात की गई है कि इनके द्वारा या इनके अगेंस्ट में जितने भी दावे होंगे उनमें क्या होगा। अब हम समझते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है। जहाँ कोई व्यक्ति न्यासी हो या फिर एग्जीक्यूटर, न्यासी, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, वारिस के रूप में मुकदमा कर रहा है, या तो ये तीनों लोग कर रहे हो अलग अलग, ठीक है, मतलब एक सूट नहीं है, तीनों के एग्जांपल एक ही रूल में दिया हुआ है। या तो न्यासी कर रहा हो, मुकदमा कर रहा हो, या इसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा हो, या फिर ये कर रहा हो, या फिर इसके ऊपर किया जा रहा हो, तो तीनों की बात यहाँ पर कर रहा है कि मुकदमा कर रहे हैं, या इन लोगों में से कोई एक मुकदमा कर रहा है या इसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, कोई सूट इनके ऊपर फाइल हो रहा है या फिर ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आगे है, अगर कोई मुकदमा किसी व्यक्ति पर इस ग्राउंड पे किया गया है कि वह किसी संपत्ति का न्यासी है, ठीक है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर वह किसी
दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का वारिस है, तो उस व्यक्ति पर उसके व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों बंदे हैं, ये तो किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। तो इनके जो पर्सनल क्लेम्स होंगे तीनों के, वो बात कर रहा है कि तुम जो तीसरे व्यक्ति के लिए जो तुम सूट फाइल कर रहे हो उस मुकदमे में अपने पर्सनल क्लेम्स को नहीं जोड़ोगे। समझ आया? व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि कब जोड़ सकते हैं भाई, वो भी देखते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत दावा, इन तीनों का जो पर्सनल क्लेम है, अगर वह उस संपत्ति से संबंधित हो, यानी कि जिस चीज़ के लिए ये लोग थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई पर्सनल क्लेम हो इन तीनों का, तो तुम उस क्लेम को उसी सूट में जोड़ सकते हो जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। आया समझ? तो ऐसे पर्सनल क्लेम को जोड़ा जा सकता है। कब जोड़ सकते हो? जब आपका जो क्लेम है वो उस जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से संबंधित होगा तो आप जोड़ देना। और अगर आपका पर्सनल सेपरेट है तो भाई आप जो तीनों लोग उसको किसी थर्ड पर्सन के जिसके लिए आप जो अपेयर हो रहे हैं कोर्ट में, उसके सूट में आप उनको उंगली नहीं करोगे, उसमें अपने जो मैटर हो उनको जोड़ोगे नहीं। जोड़ोगे कब? जब वो आपका जो क्लेम है वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित होगा तभी। ठीक। व्यक्तिगत पर्सनल क्लेम्स और संपत्ति से संबंधित संपत्ति के प्रतिनिधि के रूप में जब तीनों लोग सूट फाइल करते हैं, किए गए अलग अलग होंगे, यानी कि जितने भी ये लोग सूट फाइल करेंगे तो तुम्हारे पर्सनल तो पर्सनल ही रहेंगे ना भाई, उनसे तो हमारे उस मैटर से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तुम अपने पर्सनल अपने पास रखो। जब तक कि भी अब अलग, हाँ क्या कह रहा है, किए गए दावे अलग अलग हैं जब तब वे आपस में जुड़े ना, यानी कि जब तक भी आपस में जुड़े नहीं होती इन लोगों के पर्सनल क्लेम और जो थर्ड पर्सन जिनके लिए तुम अपेयर हो रहे हो उनके क्लेम आपस में जुड़े ना हो संपत्ति से किसी तरह से, तब तक वे अलग समझे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग समझे जाएंगे। अब जब आपको भाई पूरा रूल नहीं पढ़ना हो तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेड लाइन पढ़ के अपना रिवीजन कर लो, या फिर 1.5x पे स्पीड करके जब भी आप कहो तो इसका रिवीजन कर लीजिए करो। अब हम बात करते हैं कि भाई आप किसी लोगों को ये पल्ले ही नहीं पढ़ रहे होंगे ये बंदे होते कौन है, तो इनके लिए अपन ने ये बना के रखा है। क्या मतलब है? तीनों की मैंने डिफाइन किया है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और वारिस। तीनों के एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं कि राम ने अपनी वसीयत में श्याम को संपत्ति का न्यासी यानी कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया। मोहन भाई साहब कौन है? इनने एक कर्ज दिया है, किनको? राम को दिया था। ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि श्याम पर मुकदमा करता है, लेकिन ये भाई साहब मर चुके हैं, तो अब उसकी संपत्ति को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटर न्यासी। तो मोहन क्या है, पैसे इसने इसको दिए थे राम को, तो मोहन अब क्या है, श्याम के ऊपर क्लेम करता है क्योंकि राम ने उससे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब वो न्यासी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा है। तो आगे क्या है, जो मोहन है जिसने कर्ज दिया था, यह भी दावा करता है कि श्याम ने उसके व्यक्तिगत 50,000 का कर्ज भी लिया है। यानी कि तुम 1 लाख 2 लाख का क्लेम तो कर ही रहे हो जो राम के अगेंस्ट में, तो तुम क्या है 50,000 का क्लेम भी उसी में डालो जो इन भाई साहब ने आपसे लिए थे। तो ये मना कर रहा है, ये वाला रूल है, ये मना करता है। तो यह दावा तभी कहाँ गया, तो यह दावा तभी एक साथ किया जा सकता है जब 50,000 का कर्ज राम की संपत्ति से संबंधित होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो पर्सनल क्लेम है वो आप तभी जोड़ सकते हो जब वो उस संपत्ति से संबंधित होगा। इसी एग्जाम्पल पे सारे वेस्ड हैं तीनों ये। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, राम भाई मर गया बिना वसीयत करे हुए, कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, किसको? किसी थर्ड पर्सन को, श्याम को मान लेते हैं, श्याम को, ठीक है, नियुक्ति कर दिया। अब क्या है, मोहन जिसने कर्ज दिया था श्याम पर सूट फाइल करता है क्योंकि राम ने 1 लाख रुपए लिया था, इसने 1 लाख रुपए लिया था, ये तो मर गया। अब ये उसका प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसके अगेंस्ट में इसने 1 लाख रुपए का सूट फाइल किया। अब ये क्या क्लेम करता है, मोहन यह भी दावा करता है कि श्याम ने उससे पर्सनली 20,000 रुपये का कर्ज लिया था, इनने भाई साहब ने लिया था। तो यह दावा उसी मुकदमे में तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक वह संपत्ति संबंधित नहीं होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, जब तक तुम मैटर प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं होगा तब तक उस जो आपके उसके पर्सनल क्लेम को उसमें सूट में नहीं जोड़ सकते। ठीक है। थर्ड है वारिस के अगेंस्ट में, राम की मृत्यु हो जाती है, श्याम उसका वारिस बन जाता है, मोहन जो कर्ज देता है मुकदमा करता है कि उसने 1 लाख रुपये दिए थे राम को, वारिस के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है क्योंकि ये तो चले गए। अब मोहन ने उसका भी 50,000 का व्यक्तिगत दावा कर्ज भी मांगता है,
अब ये श्याम से उसी सूट में इनके पर्सनल क्लेम को मांगता है और राम के तो मांग ही रहा था, तो इनके भी मांग लेता है। तो अगर 50,000 का कर्ज राम की संपत्ति से जुड़ा होता है तो आप मांग लोगे, और नहीं होगा तो दोनों दावे एक साथ किए जा सकते हैं। कब? जब वो संपत्ति से जुड़ा होगा। लेकिन अगर 50,000 का जो कर्ज है वो श्याम से अपनी ज़रूरत के लिए लिया था, यानी कि इसने अपने पर्सनल के लिए लिया था, पर्सनल यूज़ के लिए, तो तुम उसी मुकदमे में इसको नहीं जोड़ सकते हो। तो ऐसे अलग मुकदमे करना होगा, एक सेपरेट सूट फाइल करो तब क्लेम करना, उसी सूट में फाइल नहीं करोगे। तो ये हमारा क्लियर होता है रूल 5। इनमें 3 लोगों की बात की गई, इनका ध्यान रखिएगा। ये सूट फाइल कर रहे हैं या फिर इनके ऊपर कोई और व्यक्ति फाइल करता है तो ये अपने पर्सनल क्लेम्स को सूट में नहीं जोड़ेंगे, या फिर कोई और इनके ऊपर कर रहा है तो वो अपने पर्सनल क्लेम को उसमें नहीं जोड़ेगा जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित ना हो। तो ये क्लियर होता है रूल 5 ऑर्डर 2 का CPC। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रिवीजन करो तो 1.5x पे करना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे अब आज हम बात करेंगे CPC का ऑर्डर 2 रूल 6। रूल 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, रूल 6 पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें बात की गई है सेपरेट ट्रायल के बारे में। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है। सेपरेट ट्रायल मतलब क्या हुआ? सेपरेट ट्रायल मतलब कि अलग अलग ट्रायल करने का। कब देगा वो समझते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि ये मैटर अलग हो रहा है। पहले हम पढ़ते हुए आए हैं कि भाई कई वादी हैं, कई प्रतिवादी हैं, तो उस वजह से कोर्ट ऑर्डर दे रहा था सेपरेट ट्रायल का। और आज हम पढ़ेंगे कई कॉज ऑफ एक्शन को एक सूट में जोड़ दिया है, उस वजह से कोर्ट क्या है सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे रहा है कि भाई मुकदमे में देरी हो सकती है। अब समझते हैं पहले रूल 6, बैरक से मिलाते हुए चलिएगा। रूल 6, न्यायालय की अलग अलग मुकदमे चलाने की शक्ति, यानी कि सेपरेट ट्रायल करने का कोर्ट का पास पावर है रूल 6 में ऑर्डर 2 के। या अगर न्यायालय को लगता है कि किसी मुकदमे में कई कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ जोड़ने से मुकदमे में रुकावट हो सकती है, देरी हो सकती है, तो या फिर यह कि किसी भी तरह से असुविधा हो सकती है, तो न्यायालय अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकता है, या फिर न्याय के हित में कोई और आदेश पारित कर सकता है जो समझीन हो, यानी कि जो उस परिस्थितियों के हिसाब से ठीक लगता हो वो ऑर्डर भी दे सकता है। कब? भाई कई कॉज ऑफ एक्शन की वजह से रुकावट हो रही है, जो केसेस है उसमें देरी हो रही है, या फिर कोई असुविधा हो रही है, तो उस वजह से सेपरेट ट्रायल करने का ऑर्डर कर देगा ऑर्डर 2 रूल 6 में। ठीक है, अब इसको इजी लैंग्वेज में आप अपना पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अगर एक ही मुकदमे में बहुत सारे कारण मतलब कॉज ऑफ एक्शन जोड़े गए हैं और इससे मुकदमे की सुनवाई में रुकावट होती देरी होती है, तो अदालत उस कारणों को अलग अलग करके मुकदमे को अलग अलग चलाने का आदेश भी दे सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? मुकदमे की सुनवाई में आसानी और न्याय की तेजी को बढ़ाना। ठीक, एग्जाम्पल हमारा दिया है, इसको भी पढ़ते हैं कि यदि एक मुकदमे में संपत्ति के विवाद के साथ साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच का मुकदमा भी शामिल है और वादी के कारण कॉज ऑफ एक्शन और दोनों कॉज ऑफ एक्शन से मुकदमे में देरी हो रही है, तो न्यायालय बाद के संपत्ति के विवाद और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के मामले की अलग अलग सुनवाई का आदेश दे सकता है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलग से सूट फाइल करो आप, और जो संपत्ति विवाद का उसका तो चल ही रहा है। ऐसा ऑर्डर भी कोर्ट कर सकता है। ये उसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बता दिया, ईजी लैंग्वेज भी बता दिया। जब आप रिवीजन करो, पूरा नहीं पढ़ना हो तो आप इतनी रेड वाली लैंग्वेज को पढ़ के अपना निकल सकते हो, और रिवीजन करो तो 1.5x पे इसको करके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आज हम CPC का ऑर्डर 2 रूल 7 पे बात करने वाले हैं। रूल 6 हमारा कंप्लीट हो चुका था, रूल 7 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके में बात की गई है कि कोसंयोजन के बारे में जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे हम कब ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोसंयोजन मतलब कि गलत जुड़ाव, मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि गलत कॉज ऑफ एक्शन के जुड़ जाने से जो आपत्तियाँ होंगी कब आप कर सकते हो, उसके बारे में ये रूल बात करता है, रूल 7। तो आपने बैरक लेके मिलाती हुई चलिए अपन पढ़ते हैं। तो कोसंयोजन यानी कि गलत जुड़ाव, मिसजेंडर के संबंध में जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे, यदि किसी मुकदमे में वाद हेतुओं का गलत जुड़ाव यानी कि मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, गलत जुड़ा हुआ है, तो इस ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में ही उठाई जानी चाहिए। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शन आप उठा रहे हो गलत जुड़ाव के, वो आपको स्टार्टिंग में ही उठानी है, यानी कि जब सूट चलेगा उस टाइम उठा दो भाई, ये नहीं कि सो रहे हो आप, स्टार्टिंग में ही आपको ऐसी बातें उठानी पड़ेंगी। ठीक है, जब इशू फ्रेम हो रहे हो, यानी कि जब जो इशू फ्रेम होते हैं
उस समय आप ऐसी ऑब्जेक्शन को उठा दो या फिर उससे पहले, इशू फ्रेम होने के बाद में नहीं, इशू फ्रेम होते समय या उससे पहले ऐसे मिसजेंडर और कॉज ऑफ एक्शन को आप उठा सकते हो, इसकी आपत्ति कर सकते हो। इस आपत्ति को उठाना आवश्यक होगा समय पर या उससे पहले, कब, इशू फ्रेम होने के। ठीक, और अगर किसी पक्ष ने इस समय पर यह आपत्ति नहीं उठाई है, यानी कि इस समय पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस संपत्ति को आपत्ति को त्याग दिया है, वेव्ड ऑफ मान लिया जाएगा। यानी कि आपने स्टार्टिंग में ऐसी बात उठानी है, इशू फ्रेम हो रहे हैं उस समय उठा दो या फिर इशू फ्रेम होने से पहले ही उठा दो। और अगर भूल जाते हो तो आपका जो अधिकार है जो आपत्ति करने का, वो वेव ऑफ्ड मान लिया जाएगा, त्यागा हुआ माना जाएगा कि आपने छोड़ दिया है। ठीक, ये ऑब्जेक्शन आपको स्टार्टिंग में उठाना है, बस इतना याद रखिएगा, और इसमें कुछ है नहीं। अगर वाद में कोई नया ग्राउंड आधार उत्पन्न होता है, यानी कि कोई नए ग्राउंड पे आपको कोई बात पता चलती है, तब उसी स्टार्टिंग समय में ही उठाना पड़ेगा। जैसे ही पता चलता है उसी टाइम उठा देना। ठीक, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि अगर किसी वादी ने एक ही मुकदमे में वाद हेतुओं को जोड़ा है, एक ही मुकदमे में दो ऐसे कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ा है जो एक साथ नहीं हो सकते, और प्रतिवादी इस पर आपत्ति उठाना चाहता है, तो उसे मुकदमे की शुरुआत में, पढ़ा था भाई, स्टार्टिंग में उठाना है ऑब्जेक्शन, यह आपत्ति दर्ज करनी होगी। अगर वह देरी करता है तो मुद्दे यानी कि जो इशू फ्रेम है तय होने के बाद आपत्ति उठाता है, तो यह आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, उसे स्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लियर कहा गया है कि इशू फ्रेम होने समय आप ऐसा ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, उससे पहले उठा सकते हो, और अगर भूल जाते हो तो ये त्यागा हुआ माना जाएगा। इतना सा हमारा रूल 7 था ऑर्डर 2 का, जिसमें बात की गई है कि गलत मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगर हो जाता है केसेस में, तो आप इसको कब हटा सकते हो ऑब्जेक्शन करके। तो ऐसा ऑब्जेक्शन आपको स्टार्टिंग में करना हो जैसे ही आपको पता चलता है, और चार्ज फ्रेम होने ते समय, चार्ज जब फ्रेम हो रहे हैं उस टाइम पे, और चार्ज फ्रेम होने से पहले उठा दो। उसके बाद में उठाओगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद में अगर वो वेव ऑफ मान लिया जाएगा, त्यागा हुआ मान लिया जाएगा कि आपने खुद उसको त्याग दिया है। रूल 7 क्लियरली ये कहता है कि ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा ऑब्जेक्शन उठाना होगा, बाद में उठाते हो तो वो अधिकार आपका त्यागा हुआ माना जाएगा कि आपने उसको छोड़ दिया है। तो ये हमारा रूल 7 था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रिवीजन करते हो तो 1.5x पे इसको करके वीडियो देख सकते हो रिवीजन के टाइम पे। ठीक, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऑर्डर 3 पर। ऑर्डर 3 इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर 2 ख़त्म होता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।